चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। जो लोग लाइव नहीं है लाइव जुड़ जाएं फटाफट करके। और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे और आपकी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए और शुरू करते हैं आपकी क्लासेस को। आज हम लोग देखते हैं एक सेट आपका और बचा हुआ था 173 नंबर सेट। इसका डिस्कशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। सभी लोग फटाफट करके जुड़ जाइए और जितने भी क्वेश्चंस होंगे और हम लोग बहुत जल्दी सब सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल है क्वेश्चन। आपसे एक्सेलरेशन की बात कही गई है, त्वरण की बात कही गई है, और हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी त्वरण की बात होती है तो हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि त्वरण अगर ज्ञात करना है तो त्वरण हम किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वही हमारा त्वरण है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और इसको हम लोग किससे, तो ए से सूचित करते हैं। अब यहां पर मामला है कि ये त्वरण क्या होता है, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन का मतलब डिफरेंस होता है। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि डीवी का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग को भी से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं। दोनों का डिफरेंस हमारा यहां पर डीवी को दिखाता है और टाइम हमारा टी है। तो आपको ध्यान रखना, आप ऐसे लिखिए कि आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस में, देखिए ये सब चीज थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर आपसे त्वरित गति अगर बोलता है, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में त्वरित गति कहता है तो आप समझ लीजिए त्वरित गति का मतलब क्या होता है। त्वरित गति का मतलब हो गया कि उस वस्तु का वेग जो है ना बढ़ रहा है। अगर यहीं पर मंदित गति कह देगा तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना जिस तरह से त्वरित गति है उस तरह से मंदित गति है। और मंदित गति में वेग का मान क्या होगा, कि घट जाएगा। इसमें जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो त्वरित गति प्राप्त होती है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो मंदित गति प्राप्त होती है। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। और त्वरण का मान अगर पॉजिटिव होगा तो त्वरित गति, और त्वरण का मान नेगेटिव होगा तो उसको मंदित गति कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मंदित गति में क्या होगा, त्वरित गति में क्या होगा, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्वरित गति में वेग बढ़ेगा और मंदित गति में वेग घटता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि 100 ग्राम चीनी को कहां पे, मेरे भाई ये एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी के अप्रोच पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये एनसीईआरटी अप्रोच पर ये क्वेश्चन आपका है। कहता है 100 ग्राम चीनी को कहां मिलाना है। यदि 100 ग्राम चीनी को अगर आप मिलाते हैं, आधा लीटर पानी में मिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आधा लीटर पानी में अगर आप मिक्स करते हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें प्राप्त होता है, तो एक घोल प्राप्त होता है। और जिस घोल को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त घोल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि पानी और चीनी दोनों है इसलिए इसको असंतृप्त कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अगर ऐसा करेंगे, घोल तैयार करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी राशि नहीं बदलेगी, ये आपको बताना है। तो एक बात हम सभी लोग जानते हैं, जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं और जब चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो शरबत बन जाता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि यहां पर चीनी लेते हैं और चीनी को हम लोग किस में, तो पानी में मिलाते हैं। पानी विलायक के रूप में होता है और यही चीज हमारा घोल, चीनी और पानी का घोल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, जिसको हम लोग यहां पर शरबत कहते हैं मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, ये शरबत बन जाता है। तो चीनी और पानी के घोल को मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा। और आपसे मेरे भाई इसी की बात कर रहा है, जो घोल तैयार हुआ है, जो सॉल्यूशन हमारा बना है, ये शरबत के रूप में जो घोल बना है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि क्या होने वाला है, क्या इसमें से नहीं बदलेगा। सबसे पहला है कि द्रव्यमान। मेरे भाई सीधी सी बात है, आपने अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम चीनी मिक्स किया, आधा लीटर पानी मिक्स किया, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉरी, द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आप पानी में किसको मिला रहे थे, चीनी को मिला रहे हैं। कह रहा है 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिक्स कर रहे हैं, और जैसे ही आप पानी में मिक्स करेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी उसके द्रव्यमान क्या होंगे मेरे भाई, पहले चीनी 100 ग्राम था,
पानी आधा लीटर था तो दोनों अलग अलग था, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स करेंगे तो द्रव्यमान बदल जाएगा और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरे भाई द्रव्यमान तो परिवर्तित हो जाएगी, और जब द्रव्यमान परिवर्तित होगी तो उसकी डेंसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पानी का डेंसिटी अलग होता है और चीनी पानी का घोल का डेंसिटी भी अलग होगा, यानी उसके घनत्व भी बदल जाएंगे। क्या नहीं बदलेंगे तो आपको ध्यान रखना, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। और यहां पर वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, इस घोल के वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो आपको सीधा कहना है सर इसके आयतन की बात करेंगे तो ये आयतन फिक्स रहेगा। ये आयतन हमारा क्या होगा कि आयतन फिक्स रहेगा, आयतन हमारा फिक्स होगा, इस बात को ध्यान रखना। आप कहेंगे सर आयतन फिक्स कैसे रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पानी में चीनी पूरी तरीके से घुलनशील होता है, और पानी के जो कण होते हैं उसमें चीनी के कण जाकर के आपस में समायोजित हो जाता है पूरी तरीके से, और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है, क्योंकि उसमें वो पूरी तरीके से घुलनशील है। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर सी करना, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर वह पूरी तरीके से घुलनशील है तो। अगला क्वेश्चन कहता है कि थर्मोकपल की हम बात करते हैं, हम थर्मोकपल की बात करते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपको पता होगा कि थर्मोकपल जो है हमारा है, ये भी एक प्रकार का थर्मामीटर ही है, और थर्मोकपल थर्मामीटर की बात करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है मैंने कई बार बताया है। जब कभी भी मेरे भाई आपको थर्मोकपल थर्मामीटर की बात करता है, जब कभी भी आपको थर्मोकपल की बात करता है, थर्मोकपल जिस सिद्धांत पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उस सिद्धांत को अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसको हम लोग सीबेक इफेक्ट कहते हैं, यानी कि सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात आती है कि सर इस क्वेश्चन के तो आंसर निकल करके आ जाएंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो पूछा था वो सिद्धांत ही पूछा था। तो थर्मोकपल का जो सिद्धांत है हम लोग सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर हमारे सीबेक प्रभाव हो जाएंगे, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लाइन तो पूछता ही एग्जाम में, कई बार एग्जाम में सीबेक इफेक्ट पूछ लेता कि एक्चुअली में ये सीबेक प्रभाव होता क्या है, ये सीबेक इफेक्ट होता क्या है, कई बार ये पूछ लेता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, जब सीबेक इफेक्ट की बात करते हैं इसमें दो अलग अलग तार लेते हैं। एक तार मान लेते हैं यहां पर कॉपर का है, तो दूसरा तार आप मान लेते हैं यहां पर हमारा किसका, तो मान लेते हैं एल्युमिनियम का है। एक तरफ एल्युमिनियम का तार है और एक तरफ को हमने क्या कह दिया, कॉपर का तार कह दिया। अब इस एल्युमिनियम तार कॉपर तार को हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे से मेरे भाई यहां से उष्मा देना शुरू करते हैं। जब उष्मा देना शुरू करते हैं, इसको जब गर्म करना शुरू करते हैं, तो पता चलता है इसका एक छोर पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। यहां पर सिर्फ गर्मी देंगे, यहां गर्म नहीं करेंगे। तो यहां पर जैसे ही आप नीचे से उष्मा दीजिएगा, यहां का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं कि यह हाइयर टेम्परेचर को ले लेता है और उच्च तापमान इस पॉइंट का हो जाता है, और इसके कंपेरिजन में इसका तापमान कम रह जाता है, तो इसको हम लोग लोअर टेम्परेचर कह देते हैं। क्योंकि दो तार आपस में जुड़ा हुआ इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं, इसको भी जंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा ज्यादा तापमान का है, ये कम तापमान का, इसलिए इसको हॉट जंक्शन, इसको कोल्ड जंक्शन कहते हैं। तो सीबेक इफेक्ट कहता है मेरे भाई कि जब दो अलग अलग तार को दो अलग अलग जंक्शन पे जोड़ते हैं, दो अलग अलग तार को दो अलग अलग जंक्शन पे जोड़ते हैं, जंक्शन अलग अलग क्यों, क्योंकि एक हमारा हॉट है एक हमारा कोल्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उष्मा संचरित होगी। उष्मा का संचरण जो होगा मेरे भाई उच्च तापमान से निम्न तापमान में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही तापमान में अंतर देखेगा, इसी तापमान में अंतर के कारण उष्मा संचरित होगी। तापमान में अंतर के कारण क्या होगा, तो एक लाइन में समझ लीजिए, तापमान में अंतर के कारण उष्मा संचरित होगी, और जब तापमान में अंतर के कारण उष्मा संचरित होगी, तापमान में अंतर के कारण उष्मा का संचरण यहां से हो जाएगा, उष्मा संचरण होगा, और इसी उष्मा संचरण को हम लोग एनर्जी कन्वर्जन भी कहते हैं, इस बात को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो तापमान में अंतर के कारण उष्मा संचरित होगी, और उष्मा संचरण के कारण उसके अंदर क्या डेवलप होगा, क्योंकि उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, उसके अंदर वोल्टेज डेवलप होगा। ईएमएफ वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, ईएमएफ वोल्टेज प्राप्त होता है, इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखें। ईएमएफ और वोल्टेज प्राप्त होता है, यही हमारा सीबेक इफेक्ट होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि सीबेक इफेक्ट की बात करते हैं, सीबेक प्रभाव की बात करते हैं, उसमें एक सिमिलर तार लेते हैं कि अलग अलग तार लेते हैं, नहीं दिख रहा है आपको, अलग अलग तार लिए हुए हैं। एक तार नहीं लेंगे, अलग अलग तार लेते हैं, अलग अलग जंक्शन पर जोड़ते हैं, एक हमारा गर्म होता है एक हमारा ठंडा होता है, और जैसे गर्म और ठंडा का कंसेप्ट आ गया, जाहिर सी बात है कि उष्मा संचरण होगी, तो तापमान में अंतर के कारण उष्मा संचरण होगा, और उष्मा संचरण के कारण उसमें ईएमएफ और वोल्टेज मिलेगा।
और ये कौन कहता, तो ये सीबेक भॉक कहता है। इस बात को आप ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। इसी का जस्ट होता है मेरे भाई, यहां पर पेल्टियर इफेक्ट की बात करते हैं, जस्ट उसी का रिवर्स होता है। जिसको नहीं पता है आप जान लीजिए। और पेल्टियर इफेक्ट पर भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लेगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, पहले से अगर पढ़े हुए रहेगा तो आपसे गलतियां नहीं होगी। अगर हम पेल्टियर इफेक्ट की बात करते हैं, तो पेल्टियर इफेक्ट हमारा क्या कहता है मेरे भाई, इनका कहना है कि आप अलग अलग तार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे मैं बनाता हूं वैसे आपको भी बनाना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। और दूसरा तार हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने दूसरा तार लिया। कितनी तार की हम बात कर रहे हैं, तो दो अलग अलग, जिसको जैसा तार लेना आप लेकर के बना दीजिए, लेकिन दो अलग अलग तार को दिखाइए। दो अलग अलग तार को लेकर के आप इसको समझिए, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। चलो, एक तार हमने यहां पर ब्लू, और एक तार को क्या मान लेते हैं, इस तरीके से अलग कलर का तार हम लेते हैं, और इस तरीके से दिख रहा है। इसमें भी दो अलग अलग तार है, और इसको मान लेते हैं ये एल्युमिनियम है, इसको मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, तो यहां पर कॉपर है। अलग अलग तार है कि नहीं है, जरूरी नहीं कि ये सी मेटल का हमेशा तार होगा, अलग अलग तार हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इन दोनों तार में आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि हम बैटरी सप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो यहां से हम बैटरी सप्लाई करते हैं और बैटरी लगाते हैं इसको। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा, और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और यहां पर ईएमएफ आ जाएगा, और यहां पर ईएमएफ को ही हम क्या कहते हैं, तो वोल्टेज कहते हैं। आपने यहां पर भी दो अलग अलग तार लिया, आपने दो अलग अलग तार लिया, दोनों तार को आपने जोड़ दिया, उसके बाद एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही आप बैटरी से सप्लाई देंगे, इसको पता चलेगा मेरे भाई, इनके दोनों सिरा की बात करते हैं, चाहे इस सिरा की बात करें चाहे इस सिरा की बात करें, इन दोनों सिरा पर मेरे भाई तापमान में अंतर पैदा हो जाएगा। यहां का तापमान मान लेते हैं हायर टेम्परेचर, यहां का तापमान मान लेते हैं लोअर टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ वोल्टेज सप्लाई करने के बाद तापमान में अंतर पैदा होता है, जबकि इसमें तापमान में अंतर के कारण ईएमएफ वोल्टेज मिलता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, यहां तापमान में अंतर के कारण वोल्टेज मिलता है, यहां वोल्टेज के कारण तापमान में अंतर मिलता है। दैट इज द पेल्टियर इफेक्ट। इसी को हम पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यही एग्जाम में पूछेगा, और जो लोग थोड़ा भी अलर्ट नहीं रहिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो नोट करके लिख लेना, दो बार, एक बार पढ़ लिए, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ में बस आना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कितनी बार आप पढ़ चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई कि आंख में निकट दृश्य दोष अगर किसी को होता है, तो बताइए उसको दूर करना होगा, तो आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है आपकी आंख का। और अगर उसको अगर पता चल गया कि आपको निकट दृष्टि दोष है, तो वो क्या करेगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष पढ़ने में लगता है कि नजदीक दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में मेरे भाई आप ध्यान रखना कि नजदीक की जो वस्तु होती है वो दिखती है साफ साफ। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहां होगा, तो जो दूर की वस्तु है उसको नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। जब इसको नहीं देख पाएगा तो उपचार करना पड़ेगा, डॉक्टर उसका उपचार करेगा और आपको चश्मा लगा देगा। चश्मा लगाकर तो उसमें लेंस फिट करेगा। तो हमारे पास मेरे भाई दो प्रकार का लेंस होता है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं। एक को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर अवतल लेंस कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस पर जैसे प्रकाश ऐसे करके पड़ती है, तो प्रकाश को ये नजदीक लेके आता है, ये प्रकाश को नजदीक लाता है। लेकिन अवतल लेंस का डायग्राम ऐसा होता है, जैसे इस पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश को दूर भगाता है। ये प्रकाश को क्या करता है, दूर भगाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नजदीक की वस्तु इसको दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो जाहिर सी बात है, वस्तु को अगर दूर की वस्तु को देखना है तो प्रकाश को दूर फैलाना पड़ेगा, और प्रकाश को दूर भगाने के लिए अवतल लेंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो दोनों आपस में पास हो गया, ये नजदीक लाने के लिए, ये दूर करने के लिए होता है। तो आपके चश्मा में अवतल लेंस लगा दिया जाएगा, आपके चश्मा में अवतल लेंस को फिट करके आपको पहना दिया जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो यहां पर बी हो जाएगा। तो जिस तरह से मेरे भाई निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, वैसे ही दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपचार होता है। और सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल कहां होता है,
सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल कहां होता है? जहां पर मेरे भाई आपको वर्टिकल लाइन टेढ़ी दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेढ़ी दिखाई देती है। सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल वहां होता है जिसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। न्यूटन ने एक बात बोला था मेरे भाई कि अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये स्टेटमेंट किसका था? तो न्यूटन का स्टेटमेंट था। और क्यों बोला कि ये सीधी रेखा में गमन करते, उसका काउज उन्होंने दिया। मेरे भाई हम सीधी सी बात है, हम प्रकाश की बात करते हैं तो जो प्रकाश हमारा है ये प्रकाश डुअल नेचर का होता है। एक एक बच्चे को पता होगा ये कैसी प्रकृति के होते हैं, डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर मतलब दोहरी प्रकृति की होती है, यानी कहने का मतलब है प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश क्या है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के भी बना हुआ है। प्रकाश तरंग है और प्रकाश क्या है? तो कहेंगे तरंग है, और प्रकाश कण से भी मिलकर के बना है, तो कणों से भी मिलकर के बना है। तो मेरे भाई प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो यहां पर एक सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा, और उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने मेरे भाई कणिका सिद्धांत दिया था, इस बात को ध्यान रखना। और उनका ये कणिका सिद्धांत क्या कहता है? तो कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, न्यूटन की हम बात करते हैं। साइंटिस्ट का नाम याद रखना मेरे भाई न्यूटन। और इनका स्टेटमेंट था क्या? इनका स्टेटमेंट था कि प्रकाश हमारा छोटी छोटी कणों से मिलकर के बनी है। मेरे भाई इनका स्टेटमेंट था कि जो प्रकाश है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश किससे बना? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इस बात को ध्यान रखना। और ये क्या करता है? तो आपको ध्यान रखना है, और सीधी रेखा में गमन करती है। और सीधी रेखा में ये गमन करती है, ये बात उन्होंने बोला। अब प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करते तो उसका काउज उन्होंने क्या दिया, इस काउज को भी आप समझिए। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या था, इसका काउज क्या था, ये काउज आपको जानना जरूरी है। इनका काउज उन्होंने बताया मेरे भाई कि प्रकाश हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश अगर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जाहिर सी बात है वो साइनोसॉइडल वेव में चलेगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, उसकी छोटी छोटी जो होती है तरंग दैर्ध्य होती है। ये वाला देखिए, आपको लगेगा सर यहां पर तरंग दैर्ध्य यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इतना बड़ा है। हमने जो आपको दिखाया इस लाइन में, यहां पर देखिएगा तरंग दैर्ध्य, तो यहां से यहां, 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 यहां से यहां। यानी अगर आप दूर से देखिएगा तो ये छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा होता है कि दूर से देखने पर ये सीधा नजर आता है। लेकिन ये चूंकि बड़ा बड़ा तरंग दैर्ध्य बन रहा है तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, दूर से देखिएगा तो आपको कर्व नजर आएगा ऊपर नीचे। लेकिन इसमें ऊपर नीचे नजर ही नहीं आएगा और वो सीधा नजर आएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है। तो छोटी छोटी वेवलेंथ के कारण ही ऐसा बोला गया कि छोटी छोटी वेवलेंथ के कारण मेरे भाई वो क्या होगा, तो कहेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। छोटी छोटी वेवलेंथ के कारण ऐसा बोला गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी तरंगदैर्ध्य के कारण ऐसा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? आप सीधा कहोगे सर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है और यही इसका कॉज था, इसलिए प्रकाश को क्या कह दिया गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे का रीजन यही था। आगे सीधी रेखा में प्रतीत होती है, उसका कॉज मैंने बताया। सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, उसका काउज है मेरे भाई कि बहुत तरंगदैर्ध्य छोटी होती, इतनी छोटी छोटी लगेगी, सीधा लगेगा आपको। बड़ी बड़ी तरंगदैर्ध्य होगी तभी तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा कर्व में, ये तो इतनी छोटी छोटी होती सीधा नजर आता है। ये इसका काउज है, इस बात को ध्यान रखना, चूंकि आपसे ये काउज पूछा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट, सुदूर फोटो चित्रण की बात। सुदूर का मतलब कहता है ना कि सुदूर व्यक्ति, सुदूर घर है, यानी कि बहुत दूर की वस्तु का फोटो अगर खींचना होता है तो मेरे भाई दूर की वस्तु का फोटो खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी किरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वह इंफ्रारेड है। वह कौन सा इंफ्रारेड रे होता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी का इस्तेमाल रेडियो में भी होता है, टीवी में भी होता है। मेरे भाई इंफ्रारेड की अगर हम बात करते हैं, यही इंफ्रारेड हमारा रेडियो की बात करते हैं, रेडियो हो गया, या फिर टीवी की बात करते हैं उसके रिमोट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो टीवी वगैरह के रिमोट सेंसिंग में ये काम करता है। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी अगर गर्म होती तो अवरक्त किरण के कारण गर्म होती है, हमारी वायुमंडल गर्म होती तो इसी कारण गर्म होती है।
वायुमंडल गर्म होती है, इसी कारण वायुमंडल गर्म होती है, इस बात को ध्यान रखना। यही रे हमारा पहुंच पाता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी को कौन अवशोषित कर लेता, तो हमारी पृथ्वी पर पाए हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर इंफ्रारेड रे हमारा होता है, लेकिन ये इंफ्रारेड रे अदृश्य होती है। ये कैसी होती, तो आपको ध्यान रखना ये अदृश्य किरणें हैं। ये कैसी किरणें हैं मेरे भाई, आपको अपनी नंगी आंखों से इसको नहीं देख पाओगे। ये अदृश्य किरणें हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसी किरणें होती, तो ये अदृश्य किरणें होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। खुद ये अदृश्य है, इस बात को ध्यान रखना। अदृश्य किरणें होती है, ये विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए, मेरे भाई आप ही बताइए कि पृथ्वी कैसा होता है। हम सभी लोग मान के चले हैं कि पृथ्वी जो हमारा होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, ऐसा मान करके हम लोग चले हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब इस पृथ्वी में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम करेंगे। कहता है कि मेरे में पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल और पृथ्वी का जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या करिए, तो इसमें एक छेद कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, तो इसमें छिद्र कर देना है ऐसे करके, और एक छोटा सा छिद्र इसके अंदर आपको कर देना है। एक छोटा सा छिद्र इसके अंदर आपको कर देना है इस तरीके से। पहले ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी थी, अब इसमें छोटा सा छिद्र हो गया है। तब कहता है मेरे भाई कि बताइए, इस छोटे से छिद्र से अगर किसी पदार्थ के टुकड़े को गिराया जाएगा तो वो क्या होगा। एक्चुअली में आपको ये ध्यान रखना है, ये पृथ्वी है, इस बात को ध्यान रखना। ये पृथ्वी है हमारा, इसको कहेंगे साउथ पोल, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर, साउथ पोल। अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर बताइए, अगर किसी वस्तु को मान लेते, छोटा सा टुकड़ा को अगर इसमें गिराते हैं तो क्या होता है। अगर इस छोटे से टुकड़ा को आप अंदर की ओर गिराते हैं, इसमें अगर गिराते हैं तो क्या होगा। अगर छोटा सा टुकड़ा को अगर गिराते हैं तो पता चलेगा मेरे भाई कि इसके सेंटर पर ये पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, तो कहेंगे यहां पर, ये पृथ्वी का हमारा मान लेते हैं इक्वेटर होता है, और इस इक्वेटर पर यहां पर इसका सेंटर है, ये सेंटर है। और जब इस सेंटर पर ये पहुंचेगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि वस्तु नीचे की ओर आएगी, और जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जी का मान घटते जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से अगर आप नीचे जाते हैं तो जी का मान होता है वो घटता, हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी की सतह से। आप घटते घटते केंद्र पर आप क्या जानते हैं, जो पृथ्वी का केंद्र हमारा यहां दे रखा है, इस पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो इस पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी का मान होता है 0 हो जाता है। अब जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो फिर अंदर नीचे नहीं आ पाएगा। तो मेरे भाई ये वस्तु जो आप देख रहे थे, ब्लू कलर का जो वस्तु आप देख रहे थे, ये वाला जो वस्तु देख रहे थे, ये वाला जो पार्टिकल देख रहे थे, क्या ये आर पार करेगा, नहीं करेगा, ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अब खत्म हो गई, यहीं ग्रेविटी 0 हो गया। ये यहां से यहां तो पहुंच जाएगा, इस जगह पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन इस जगह पे वो बैठा हुआ नहीं रहेगा, इस जगह पर वो रुक नहीं जाएगा, इस जगह पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। इस जगह पर ये क्या करेगा, तो एसएचएम करेगा। इस जगह पर ये क्या करेगा मेरे भाई, तो ये एसएचएम करेगा। आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर वो एसएचएम करेगा, दोलन गति करेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे से दोलन गति करेगा। ऐसे से नहीं करेगा, ऐसे से दोलन गति करेगा, यहां पर ऐसे से दोलन गति करेगा। अगर ऐसे से भी करेगा तो ऐसे से करेगा वहीं पर, लेकिन क्या करेगा, इस सेंटर पर ही दोलन गति करेगा, ना इधर करेगा ना इधर करेगा, इधर तो जेबे नहीं करेगा, क्योंकि यहां ग्रेविटी 0 हो गया। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका लगभग इसी तरह की का क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं क्या कह रहा था। कहता है कल्पना कीजिए, कल्पना करने की बात हो रही है, और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि ये तो कल्पना काल्पनिक चीज है, और आपको कल्पना करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया गया। आप कल्पना कीजिए, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वो क्या करता है, तो जोड़ते हुए एक छोटा सा छिद्र को बना दिया गया। ऐसा छोटा सा पतला सा छिद्र बना दिया गया इसके अंदर, और तब उसमें क्या करता है, एक टुकड़ा को डाला जाता है, और वह टुकड़ा हमारा उस छिद्र में क्या करना, तो एक टुकड़ा को डाल देते हैं। बताइए कैसी पॉसिबिलिटी होगी, क्या वो टुकड़ा आर पार हो जाएगा, क्या वो टुकड़ा की गति बढ़ जाएगी, क्या वो टुकड़ा मेरे भाई सेंटर पर जाकर के रुक जाएगा, क्या वो टुकड़ा सेंटर पर पहुंच करके एसएचएम करेगा। आप कहेंगे सर वो सेंटर पर पहुंच करके एसएचएम करेगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी वहीं 0 हो जाती है, नीचे नहीं आ पाएगा।
तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो पहला लिखा होगा कि टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना प्रारंभ कर देगा। मेरे भाई एक बात बताइए, टुकड़ा जो है बढ़ते हुए वेग के साथ, बढ़ते हुए वेग के साथ कह रहा है कि घूमना, रोटेशन थोड़ी करने लगेगा। ये घूमना टर्म जो लिखा है ये टोटली रॉन्ग है। अगला, पहले इसका वेग कहता है कि पहले इसका वेग बढ़ेगा, लेकिन पृथ्वी केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग घट करके शून्य हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर ये वस्तु ऐसे चम करेगा, अगर ये वस्तु ऐसे चम करेगा, ऐसा चम करेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो ऐसा चम करेगा, क्या उसकी गति जीरो हो गई? क्या उसकी गति जीरो हो गई? क्या उसकी गति जीरो हो गई? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे भाई यहां घट करके कह रहा है कि उसकी गति जीरो हो जाएगी, इसका वेग जीरो हो जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगला हमारा इसलिए सही है, स्कोप अगर आप देखिएगा तो टोटली आपको यह समझ में आएगा कि जो टुकड़ा है वो कहां पर, केंद्र पर टुकड़ा की बात करते हैं मेरे भाई, वो टुकड़ा की बात करते हैं। उस टुकड़ा को जो आपने गिराया वो केंद्र से क्या करेगा, तो आवागमन करेगा। केंद्र से क्या करेगा, तो कहेंगे वो केंद्र से, पृथ्वी केंद्र से आवागमन की गति करेगा। और आवागमन का मतलब होता है या तो ऐसे आप समझिए एसएचएम, या तो किसी को दिक्कत हो रहा तो आप ऐसे एसएचएम समझिए, दोनों एक ही चीज है। या तो ऐसे ऐसे करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, ऐसे ऐसे करेगा एसएचएम। मेरे भाई आवागमन का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर आवागमन का मतलब हो गया एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एसएचएम करेगा। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सी, और सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। और बीपीएससी ये क्वेश्चंस पूछती है। अब बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आते हैं और आपको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई, ये क्या लिखा है, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग। मेरे भाई हम सभी लोगों को फ्यूज तो समझ में आ रहा है। ये फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा उपकरण के रूप में करते हैं। और फ्यूज के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। अब बताइए, फ्यूज इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? हम लोग घरों में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे ये कोई कह दे कि अगर हम फ्यूज की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं? ये फ्यूज हमारा एक मिश्र धातु है, ये कोई धातु नहीं है, ये मिश्रण से बनकर के आया, इसलिए इसका नाम है मिश्र धातु। लेकिन ये मिश्र धातु किसका है? तो ये एक मिश्र धातु है, लेड और टीन का मिश्र धातु है, जिसमें टीन का परसेंटेज ज्यादा होता है और इसका परसेंट लगभग यहां पर 63% होगा, और लेड का परसेंट 37 रखा जाता है। अब आप कहेगा सर इसमें लेड और टीन में टीन को क्यों ज्यादा रखे हैं? क्योंकि टीन को अगर ज्यादा रखिएगा, अगर टीन के परसेंटेज को ज्यादा अगर रखते हैं, इसके गलनांक को कम कर देता है। यही टीन ज्यादा मिलाने से इसके गलनांक को कम कर देता है। तब हम कहते हैं मेरे भाई कि जो फ्यूज है इसका गलनांक बिंदु कम होता है। इसके गलनांक बिंदु क्या हो जाते हैं? गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका गलनांक बिंदु आप सीधा कहेंगे कम होता है। और कम होने का कारण क्या है? तो मेरे भाई आपने उसमें टीन मिला दिया, जिसमें भी टीन मिलाइएगा उसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट को ये कम कर देता है। टीन, स्पेशली टीन की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, फ्यूज को हम जोड़ते कैसे हैं? तो जो मेन करंट वाली तार होती है उसके साथ हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसको तार के साथ कैसे जोड़ते हैं? तो तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जो तार के साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जो फ्यूज हमारा होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये कंसेप्ट जूल ने दिया है। करंट जाएगा तो उष्मा डेवलप करेगा, उष्मा डेवलप करेगा तो पिघल करके गिर जाता है। ज्यादा करंट जाएगा तो जल्दी पिघल करके गिर जाएगा और आगे के उपकरण आपके बच जाएंगे। तो मेरे भाई इसका इस्तेमाल हम कहेंगे यहाँ पर सुरक्षा उपकरण के रूप में करते हैं। और ये एक मिश्र धातु है। इसको मेन स्विच के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, टोटली गलत है। यह मुख्य रूप से रजत, रजत का मतलब होता है सिल्वर। रजत का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यहां पर सिल्वर होता है। क्या इसमें सिल्वर है? लेड और टीन है, तो ये नहीं होगा।
अगला, इसकी गलनांक निम्न होना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, गलनांक निम्न होगा तभी तो वो पिघल करके टूट जाएगा। और वैसी स्थिति में क्या करेगा, ज्यादा करंट पास करेगा तो हम कहेंगे ज्यादा करंट पास करने के बाद वो क्या होगा, गर्म होकर के पिघल जाएगा, टूट जाएगा और सुरक्षित आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह लगे होंगे उसको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि जैसे ही वो टूटेगा तो करंट जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो होता है। तो पहले फ्यूज जुड़ा हुआ था, अचानक फ्यूज टूट गया, टूटा तार ऐसे टूट गया, क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा। आप देखते होंगे बल्ब का फिलामेंट ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, और बल्ब अगर फ्यूज करता है तो फिलामेंट टूट करके ऐसे हो जाता है, क्या करंट जाता है? क्या बल्ब जलता है? नहीं जलता है। यही रीजन वहां पे भी है, आगे करंट को जाने से रोक देता है। और मेरे भाई इसीलिए फ्यूज को सुरक्षा का उपकरण कहते हैं। अभी के जमाने में एमसीबी ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला, ये तो मिलान करना इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मेरे भाई मिलान करना है। सबसे पहला हमारा कहता है कि इसमें से कि आप बताइए किसका खोज किसने किया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेगा तो पीरियोडिक टेबल तो आप सभी लोग कहिएगा सर, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मेंडलीफ के द्वारा पीरियोडिक टेबल। क्वांटम सिद्धांत मेरे भाई किसके, तो मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी दिया था, तो कहेंगे सी का 4 हो जाएगा। एक्स किरण का आविष्कार रोंटजेन ने किया था, तो कहेंगे डी का 1 हो जाएगा। बचा क्या, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया, तो ए का 3 हो जाएगा। ये मिलान करना है, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि कोहरे, ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपके काम का है। यहां पर 3 बात हम बताएंगे और तीनों आपके काम का होगा, नोट करके लिख लेना, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और एग्जाम में ये वो क्वेश्चन है जो लोगों को गलती करा के जाता है। आपको गलती नहीं करना है, इस पर पूरा फोकस रखना है। मेरे भाई आपसे कोहरे की बात कर रहा है, यानी कि फॉग की बात कर रहा है। आप फॉग नहीं देखे हैं, फॉग देखे होंगे, ठंड के दिन में फॉग देखने को मिलता है। विंटर में आपको, जब विंटर सीजन आता है तो उस समय फॉग देखने को मिलता है। और जब फॉग की हम बात करते हैं, जिसको हम कुहासा कहते हैं, फॉग बोले तो इसको हम लोग कुहासा कहते हैं। और ये जो फॉग होता है मेरे भाई, ये एरोसोल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एरोसोल होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जब भी फॉग बनता है तो मेरे भाई गैस में द्रव मिलता है। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ मेरे, इस वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गैस में द्रव बोला है। गैस में क्या बोला है? तो द्रव बोला है। मेरे भाई क्या मिक्स होता है? तो गैस में द्रव होता है। इसका मतलब है कि जो एरोसोल यहां पर बनेगा फॉग के लिए, इसमें गैस में द्रव मिलता है। इसमें गैस में द्रव की बात करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। गैस में द्रव यानी कि जो गैस है ये विलायक होगा, और जो द्रव होगा ये विलय होगा, ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा। तो गैस में बोला गया है तो ये विलायक होगा, ज्यादा मात्रा इसका है। आप समझ लीजिए मेरे भाई, इसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये द्रव हमारा है जो हमारा कम मात्रा, चूंकि गैस में द्रव को घोलना है तो इसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको डिस्पर्सन मीडियम, इसकी मात्रा कम, इसलिए इसको जो जिसमें घुलेगा इसकी मात्रा कम होगी, इसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। इसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जब कभी भी मेरे भाई गैस में द्रव बोलेगा, गैस में द्रव बोलेगा तो कहेंगे फॉग बनता है। और जो फॉग होता है मेरे भाई ये एरोसोल बनाता है। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि गैस में ठोस बोल दिया, आंसर बदल जाएगा। अब यहां पर गैस में ठोस बोल दिया, मेरे भाई गैस में ठोस जो होता है ये भी एरोसोल का फॉर्मेशन करता है। ये भी किसका निर्माण करता है? ये भी एरोसोल ही है। अगर आपको गैस में ठोस बोल देगा तो इसको भी हम लोग एरोसोल ही कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहां पर गैस में क्या है? तो यहां गैस में ठोस है, तो जो बनेगा मेरे भाई, जो बनेगा उसको हम लोग धुआं कहते हैं, स्मोक कहते हैं। जो बनेगा उसको स्मोक कहते हैं, और स्मोक का मतलब धुआं होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि धुआं में सॉलिड पार्टिकल्स हमारा होता है, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स उसमें होता है। और इसी तरीके से अब यहां पर बोला द्रव में बोला गया गैस, यहां पर द्रव में गैस है, तो द्रव में गैस, इसका मतलब द्रव में, द्रव क्या है? ज्यादा मात्रा में होगा, गैस कम मात्रा, तभी तो इसमें ये घुलेगा। तो द्रव में गैस की अगर बात करता मेरे भाई, तब हम द्रव को क्या मानेंगे? तो यहां पर डिस्पर्सन मीडियम मानेंगे। इसको डिस्पर्सन मीडियम हम लोग कह देंगे, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा। और जो कम मात्रा में होगा वही तो उसमें घुलेगा जाकर के, इसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं।
इसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एक डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम को विलायक कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज को विलय कहते हैं। जिसकी मात्रा कम वो हमारा फेज, और डिस्पर्सन मीडियम जिसकी मात्रा ज्यादा वो हमारा विलायक के रूप में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई यहां जो बनेगा वो क्या बनाएगा, तो ऐसे केस में द्रव में अगर गैस मिला हुआ है, अगर द्रव में गैस मिला हुआ तो ये फोम का निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे ये आपको याद रखना। फॉर्म, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चाहे मेरे भाई आपके एग्जाम में फॉग पूछ ले, चाहे आपके एग्जाम में स्मॉक पूछ ले, चाहे आपके एग्जाम में फॉर्म पूछ ले, ये सभी क्या है तो कहेंगे आपस में एक दूसरे का मिश्रण है। लेकिन किसमें क्या मिक्स है उसको याद रखना जरूरी है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो दूध होता है, लिक्विड लिक्विड का हमारा इमल्सन होता है, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, उसको इमल्सन कहते हैं। नहीं, उसी तरीके से ये भी हमारा है, सॉलिड सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। आगे चलते हैं। बॉयल्स नियम जो लागू होता है मेरे भाई ये किस प्रिंसिपल पर, और बॉयल्स के नियम की कहानी क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर हम बॉयल्स लॉ की अगर बात करते हैं, यदि हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बॉयल्स लॉ मेरे भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड ही होता है, याद रखना पड़ेगा। ये बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा। नियत तापमान पर ही डिफाइंड होता है। और जो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है मेरे भाई आदर्श गैस में लगता है। ये किसके लिए, तो जो आदर्श गैस होते हैं उसके लिए बॉयल्स लॉ लगता है। और जब ये आदर्श गैस के लिए बॉयल्स लॉ लगेगा, आदर्श गैस का एक क्वेश्चन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तब जाकर के हम लोग क्या कहते हैं, एन और आर दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट, इसको हमेशा काट देते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और यहां पर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कहा तो इसको भी काट दीजिए। ये कुल मिलाकर के मेरे भाई इधर का पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो जाएगा। बचेगा क्या, पी और भी में रिलेशन मिलेगा, और पी और भी में रिलेशन उल्टा मिल जाएगा। पी व्युत्क्रमानुपाती भी का होगा, लेकिन पी समानुपाती 1/v का होगा, याद रखना है। अब मेरे भाई ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा। अगर आप आयतन को बढ़ाओगे दाब घट जाएगा, आयतन को कम करोगे दाब बढ़ जाएगा, दोनों में उल्टा रिलेशन, यही बॉयल्स लॉ। लेकिन बॉयल्स लॉ आदर्श गैस के लिए डिफाइंड होता है, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है, और पी और भी में उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन अगर पूछ देता है इसी पर, तो आप सीधा कहेंगे सर अगर ग्राफ की अगर बात करिएगा, यहां अगर पी है यहां अगर भी है, तब अगर ग्राफ पूछेगा तो मेरे भाई अगर आप प्रेशर को देखिए, अगर आप वॉल्यूम को देखिएगा, दोनों उल्टा रिलेशन में है, ये हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा। ये कर्व कैसा होगा तो कहेंगे हाइपरबोला का कर्व बनेगा। ये यहां पर कैसा कर्व बनेगा, तो यहां पर हाइपरबोलिक कर्व बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बताइए मेरे भाई बॉयल्स लॉ किस पर आधारित है, नियत तापमान पर हमारा डिफाइंड होता है। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर करिएगा। चार्ल्स लॉ अगर आप पढ़ते रहिए, लेकिन जो भी लॉ आप पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ या गेल-लुसाक लॉ, ये सभी के सभी आदर्श गैस के लिए डिफाइंड होता है। सब अलग अलग कंडीशंस पर होता है। अगला कह रहे हैं मेरे भाई स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं। दोनों आपका अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखना। एक जगह पूरा स्टील है और एक जगह आपको क्या लिखा है, तो स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील हम उसको कहते हैं जो एक प्रकार का मिश्र धातु है मेरे भाई, ये एक प्रकार का एलॉय है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्टील नहीं है, स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्टेनलेस स्टील हमारा ये एक प्रकार का क्या है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है हमारा ये एलॉय है, इस बात को ध्यान रखना। ये एलॉय है, ये एलॉय को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन इस स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है, ये अगर एलॉय है तो है किसका, आपको ध्यान रखना मेरे भाई। इस एलॉय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कार्बन भी होता है, इसमें हमारा आयरन भी होता है, इसमें क्रोमियम तो होगा ही होगा, इसमें आप कह सकते हैं मेरे भाई कि यहां पर क्रोमियम के अलावा निकल भी होगा, इसमें साथ ही साथ मोलिब्डेनम भी होगा। इस तरीके से हमारा होता है। अगर इसके मिश्रण को आप देखना चाहेंगे मेरे भाई, तो इसका मिश्रण हमारा कुछ इसी तरीके का होता है, और इसमें ये सारी चीजें हमारा प्रेजेंट होता है, और इन्हीं सब के मिश्रण को हम कहते हैं क्या,
इसी को हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या, यही मिश्रण बन करके हमारा बनता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। क्रोमियम है जंगरोधी बना देगा, ज्यादा तापमान को सहेगा चूंकि उसमें निकल मिला हुआ है। और भी है मेरे भाई कि जो उसको चमकीला वगैरह बनाते हैं, इसको मोलिबेंडम वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिला करके उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। पहले स्टील था, अब स्टील से स्टेनलेस स्टील बन गया, तो जाहिर सी बात है बढ़िया चीज तो बन गया, चूंकि मिश्र धातु बन गया। तब कहता है कि निम्न में से बताइए कि उस कार्य को करने के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, क्या चीज यूज नहीं होता है। आपने कार्बन का यूज किया, इसमें मैग्नीज भी इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। मैग्नीज से क्या आता है, अच्छी सरफेस फिनिशिंग आती है और अच्छा चमकीला दिखता है। मैग्नीज भी, मोलिबेंडम भी यूज होता है और मैग्नीज भी यूज होता है। तो आप देखे होंगे मेरे भाई कि कार्बन तो इस्तेमाल होता ही होता है, कार्बन यूज होता है, मैग्नीज यूज होता है। क्या यूज नहीं होता, इसमें सिलिकॉन नहीं होता है। और जो नहीं होता वही तो आपसे पूछा है, जो नहीं होता वही तो आपसे पूछा कि किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है, इसका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में ये सारी चीजें मिक्स होती है, आपको ध्यान रखना। कार्बन जो होता है उसके हार्डनेस को बढ़ाता है, बिल्कुल राइट कह रहे हो। अगला मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो इजी है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी वाष्पन की बात होगी तो द्रव की सतह से वह गैस बन जाता है। तो द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण कहलाएगा। इसका मतलब इसका मिलान तो यहां पर दिख रहा है। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा मेरे भाई, तो ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा। तो ऊर्ध्वपातन में अगर आप देखेंगे तो ऊर्ध्वपातन में ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो आप यहां पर मिलान करते जाइए और पता चल जाएगा कि ए का तो सर 1 मैच कर रहा है और बी का तो 3 मैच कर गया। और इस तरीके से मेरे भाई यहां पर पिघलना, ठोस से द्रव बनना पिघलना कहलाता है। तो डी का तो 4 मैच कर रहा है। हिमीकरण क्या हो जाएगा, तब उल्टा द्रव से ठोस हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो 1 3 2 4 आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए टिक आउट करके, सबको डिटेल में आप पढ़ते ही हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके आसान है। कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है CuSO4। ये कॉपर सल्फेट मेरे में फंगीसाइड है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, तो फंगस को मारता है, फंगस को मारने का काम करता है। ये फंगीसाइड के रूप में होता है। फंगीसाइड मतलब समझ रहे हैं ना, फंगस वगैरह को मारने वाला फंगीसाइड होता है। तो इससे हमारा ये दवाई बनता है कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इसी कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, तो ब्लू विट्रियोल कहते हैं। आपको लगता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूछ देगा, मजाक में मत लीजिएगा। इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर ब्लू विट्रियोल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसका मिलान अगर करेंगे तो किसके साथ करेंगे, तो कीटनाशी फंगसनाशी, आप कहेंगे सर फंगसनाशी हो जाएगा। तो ए का 3 मैच करा दीजिए। पहला ही एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, ना यहां है ना यहां है, ना ये होगा ना ये होगा। होने की संभावना ऑप्शन नंबर बी ही होगा। पेनिसिलिन जो दवाई बनती है मेरे भाई, वो किससे बनती है, तो पेनिसिलियम नोटाटम कवक का नाम आपने सुना होगा। पेनिसिलियम नोटाटम कवक का नाम आपने सुना होगा। ये पेनिसिलियम नोटाटम कवक का नाम सुना होगा। और इससे एक एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। इससे एंटीबायोटिक दवाई बनती है। और जो भी एंटीबायोटिक दवाई बनती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। और वो एंटीबायोटिक दवाई कौन है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, उसी का नाम है पेनिसिलिन। और ये किसने बनाया, तो मेरे भाई इसका जो खोज किया उस साइंटिस्ट का नाम है क्या, बताइए आप लोग मैसेज करके। इसका खोज किसने किया, तो किंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के आपको ये भी समझ में आया, आपको ये भी समझ में आएगा। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे सर अगर पेनिसिलिन दे रखा है तो वह एक एंटीबायोटिक के रूप में होगा। और आप कहेंगे यहां पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बी का 4 हो जाएगा। देखिए मैच कर रहा है, तो सी का 1 मैच करेगा। सी यूरिया, यूरिया हमारा क्या, तो फर्टिलाइजर है, मिट्टी में हम लोग यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या, तो मेलाथियोन की अगर बात करते हैं, ये क्या है, तो मेरे भाई याद रखना कीटनाशी के रूप में होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। कहता कि बताइए कि टेफ्लॉन और ड्रैक्रोन एक बहुलक है। बिल्कुल दोनों के दोनों बहुलक हैं। टेफ्लॉन हमारा टेट्राफ्लोरोइथिलीन बहुलक, किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का हमारा बहुलक है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन की कोटिंग उसमें करते हैं जो नॉन स्टिक बर्तन होता है। और टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर है। उसी तरह से मेरे भाई डेक्रोन भी एक प्रकार का पॉलीमर है। ये दोनों के दोनों पॉलीमर है, जो कि मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर बनता है।
नियोप्रेन क्या है? तो मेरे भाई हम नियोप्रेन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा, यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे सर संश्लेषित रबर होता है जिसको बनाया जाता है। नियोप्रेन एक प्रकार का रबर है जिसको संश्लेषित किया गया, जिसको बनाया जाता है, ये भी एक प्रकार का रबर है, इस बात को ध्यान रखना। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो ये भी सही है मेरे भाई। जो पॉलीथीन है ये पॉलीथिलीन का ही बहुलक है, स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है कि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, जो कि गलत है मेरे भाई। नियोप्रेन आपको ध्यान रखना, जो नियोप्रेन आपका संश्लेषित रबर होता है, इसी नियोप्रेन को हम लोग यहां पर क्लोरोप्रीन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर क्लोरोप्रीन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। जब क्लोरोप्रीन हमारा संश्लेषित होगा तो क्लोरोप्रीन हमारा प्राकृतिक कैसे हो सकता है? ये टोटली रॉन्ग है मेरे भाई, ये टोटली रॉन्ग है। तो ये आपका चौथा नहीं होगा। जब चौथा नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो 1 2 3 करिए, ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर। 4 कट गया तो ऑप्शन नंबर बी और सी कट गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं कि अतिचालक की चालकता क्या होती है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जो लोग आंसर करिएगा मेरे तरफ से मेरे भाई, आप जो कहिएगा वो मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन आंसर करके सही सही बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? अतिचालक किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है? अतिचालक किसको कह रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम अतिचालक की बात करते हैं तो अतिचालक को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये कोई कंडक्टर नहीं है, ये कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, ये क्या है? तो ये एक सुपर कंडक्टर है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? अगर कोई सुपर कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? आपसे पूछा गया है उसकी चालकता क्या होगी। सुपर कंडक्टर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, इसलिए आपसे पूछ सकता है। तो आप सभी लोग मेरे भाई कहेंगे कि सर सुपर कंडक्टर है ना, इसके लिए हम सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलना अंतिम सांस लेना, लेकिन ये नहीं भूलना सुपर कंडक्टर लिखा हुआ दिख जाएगा, याद रखना इसकी रेसिस्टिविटी 0 होती है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, ये 0 होता है। जब ये 0 होगा तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो हमारा यहां पर चालकता होगा ये 1 में प्रतिरोधकता का फॉर्मूला में होता है। इसको हम चालकता पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको चालकता पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, जबकि इसको रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। अब मेरे भाई इस बात को बताइए, इसके लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? कहेंगे 0 है। अगर ये टर्म 0 हो गया तो जाहिर सी बात है आप सीधा कहेंगे कि सर यहां पर 1 में 0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया, यानी इसकी चालकता अनंत हो जाएगी। और इससे चालकता ही तो आपसे पूछा था, चालकता इसकी क्या होगी? तो कहीं अनंत हो जाएगी, चालकता अनंत हो जाएगी, लेकिन प्रतिरोधकता 0 होगी, प्रतिरोध भी 0 होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। सुपर कंडक्टर की बात करते हैं और सुपर कंडक्टर मेरे भाई 0 केल्विन पर प्राप्त होता है, 0 केल्विन पर प्राप्त होता है, इसको परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। और एक चीज याद रखिए, अगर कोई सेमीकंडक्टर हमारा 0 केल्विन पर अगर होता है, वह एक इंसुलेटर की तरह हमारा काम करने लगता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां सत्य नहीं है, कौन कथन सत्य नहीं है? मेरे भाई वल्केनाइजेशन की बात करते हैं, रबर बनाने की विधि है। वल्कनीकरण की अगर बात करते हैं, ये क्या है? अगर वल्कनीकरण की अगर बात करते हैं, वल्केनाइजेशन की अगर बात करते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वल्केनाइजेशन। अगर हम वल्केनाइजेशन की बात करें, इसको वल्कनीकरण कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग रबर मिला करके बनाते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, वल्कनीकरण क्या है? तो कहेंगे रबर बनाने की विधि है, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्या है? तो आपको सीधा समझना है कि ये रबर बनाने की विधि है, इस बात को ध्यान रखना। ये रबर बनाने की विधि है, और रबर बनाने की विधि तो है, और इस वल्कनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? सल्फर मिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसमें किसको ऐड किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सल्फर, जिसको सल्फर एस से दिखाते हैं, सल्फर को मिक्स किया जाता है, इसको सल्फर को मिक्स करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ऐसे प्रोसेस में किसको मिक्स करते हैं? कहेंगे सल्फर को मिक्स करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जब सल्फर को आप मिक्स कर देते हैं, सल्फर के मिक्स करने से रबर कैसा बन जाता है? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये रबर आपका हार्ड हो जाता है। रबर कैसा होगा? तो कहेंगे रबर हार्ड हो जाता है और मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये
तो ये वाला जो हमारा दे रखा क्वेश्चन पूछा कौन सा सही नहीं है, अच्छा नहीं वाला पूछा है, इसका मतलब ये तो हमारा सही है। आगे हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक रवक प्रत्येक द्विआबंध के ट्रांस विन्यास से जुड़ा, ट्रांस विन्यास नहीं होता इसमें मेरे भाई, इसमें सिस होता है, इसमें सिस होता है, ट्रांस नहीं होता, इसमें सिस होता है। सिस ट्रांस आप पढ़ते होंगे, 12th का चीज है, तो इसमें सिस विन्यास होता है प्राकृतिक रबर में। और ब्यूटाडाइन आप पढ़ते होंगे मेरे भाई, जो गाड़ी का टायर वगैरह होता है वो ब्यूटाडाइन रबर का बना होता है। और ब्यूटाडाइन रबर जो होता है मेरे भाई, आपको ध्यान, इसी को कहते हैं बुना एस ब्यूटाडाइन तथा स्टेरिन एक प्रकार का सहबहुलक है। ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत था, यही गलत था, आंसर करेंगे। सिस ट्रांस होता है। पुरुष में होने वाले एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण सदैव बांझ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। एक बात बताइए मेरे भाई कि अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष में होने वाले बांझपन, पुरुष में होने वाले बांझपन की अगर बात करते हैं तो सदैव बांझ कब होते हैं, तो जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है और उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है। और तब गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, तब गुणसूत्र की संख्या यहां पर 47 प्लस में 47 और के साथ साथ हम कहेंगे यहां पर XXY हो जाता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, अगर यहां पर हम लोग सीधा कहते हैं तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लैनोफिल्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्लैनोफिल्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो क्लैनोफिल्टर हमारा है, अगर हम यहां पर बात करें, अगर क्लैनोफिल्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लैनोफिल्टर हमारा होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सिंड्रोम की बात, क्लैनोफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना, एक इसमें क्या होगा, एक एक्स एक्स्ट्रा जाता है और ये बन जाता है XXY बन जाता है, XXY बन जाता है। अब होगा क्या, इसमें दो पार्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। एक में एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें, और ये एक्स्ट्रा एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये चाहता है, ये एक्स क्रोमोजोम चाहता है कि वो फीमेल बन जाए और ये वाई क्रोमोजोम चाहता है कि वो मेल बन जाए। इसीलिए मेरे भाई ये फीमेल और मेल का एक सम्मिलित कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर कोई क्लैनोफिल्टर सिंड्रोम किसी के अंदर है तो याद रखना मेरे भाई, उसके शरीर में ब्रेस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, लड़का में ब्रेस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, लड़की होगी तो दाढ़ी वगैरह का आ जाता है इस तरीके से। और इसलिए आता है चूंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा होता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र अगर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मेरे भाई क्लैनोफिल्टर कहते हैं। और वह बांझ हो जाते, सदैव बांझ हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई यहां दे रखा है कि अभिक्रिया में क्या होता है। एक रिएक्शन आपको दे रखा है और इस रिएक्शन को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर इस रिएक्शन में बोला गया कि अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन उपचयन पूछा गया। अच्छा, अपचयन का मतलब क्या होता है? जब अपचयन बोलेगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि यहां पर अवकरण की बात कर रहा है। अपचयन बोलेगा अ फॉर अपचयन, अ फॉर अवकरण, तो अवकरण आप समझ लीजिएगा। और जब अवकरण होगा तो इंग्लिश में इसको रिडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन हमारा तभी होता है, रिडक्शन हमारा किस किस केस में होगा? या तो ऑक्सीजन में कमी आएगी तो होगा, या तो मेरे भाई हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगी तो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो ऐसा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों को ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये सही है गलत है। MnCl2 का MnO2 में अपचयन या MnO2 का MnCl2 में अपचयन। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम MnO2 को देखते हैं, इसी से MnCl2 बना है। अगर इससे इसमें अगर आप जा रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सर यहां ऑक्सीजन है, यहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन था भी उसमें कमी आ गई। अगर ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे रिडक्शन हो जाएगा। और अगर ये रिडक्शन हो गया तो इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? तो अपचयन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहें? तो अपचयन हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो जाना, MnO2 का MnCl2 में क्या हो जाएगा? कहेंगे अपचयन। यहां उल्टा लिखा हुआ था, यहां उल्टा लिखा हुआ है, यहां उल्टा लिखा हुआ है, यहां सीधा लिखा हुआ है। MnO2 का MnCl2 में क्या होगा? कहेंगे अपचयन हो गया। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे जो मैग्नीज है वो रिडक्शन रिएक्शन से नहीं गुजरता है मेरे भाई। MnO2 से MnCl2 बनता है,
MnO2 से MnCl2 बनता है और MnCl2 से MnO2 बनता है। तो ऐसी केस में आप एक बार अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई इससे इसका अगर देखेंगे तो यहां अपचयन नहीं होगा, यहां उपचयन होना चाहिए था। इस जगह पर अपचयन नहीं होगा, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर उपचयन होगा, यहां अपचयन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सब इसमें नहीं होगा। ये तो कंडीशन आपको बताया इसको याद रखने के लिए, ये याद रखिए, इसमें मिला नहीं दीजिएगा इसको। एक काम करते हैं, इसको साइड ही कर देते हैं ताकि आप इसको मिक्स नहीं कर पाए कभी भी। मेरे भाई जब कभी भी अवकरण की बात होगी तो ये लाइन आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर अगर यह समझना गौर से, अगर इसका इससे अगर हुआ है तो अगर इससे ये बना तो अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इससे ये बनेगा तो इसका जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे, इससे अगर ये बनेगा तो उसको उपचयन कहते हैं, और इससे अगर ये बना तो इसको अपचयन कहते हैं। इसलिए मेरे भाई इस केस में अपचयन नहीं, इस केस में क्या होगा, ये और लगा हुआ गलत है, यहां पर ऊ होना चाहिए था, उपचयन होना चाहिए था। ध्यान रखेंगे, छांटने का तो अपना तरीका है, आप पढ़ते जाइए समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई अपचयन उपचयन दोनों होगा। आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो रिडक्स रिएक्शन भी होगा। यहां कह रहा है रिडक्स रिएक्शन से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, सही कौन सा है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए। जब अपचयन उपचयन की कहानी हो ही गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो ही गया, तो फिर जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही होगा। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट मेरे भाई क्या कहता है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है ये बताइए। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई होती है। मेरे भाई बताइए, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यहां कह रहा है न्यूरॉन, जो कि गलत है। यहां आपको गलत कह दिया मेरे भाई, यहां पर गलत कह दिया, न्यूरॉन कैसे हो सकता है, ये गलत है ना, ये गलत। यहां नेफ्रॉन होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए, यहां पर नेफ्रॉन होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जो किडनी होता है, इस किडनी की जो इकाई है, किडनी की इकाई की अगर हम बात करते हैं इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, अगर तंत्रिका तंत्र की इकाई अगर पूछ ली जाए इसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है इसको न्यूरॉन कहते हैं, इसको न्यूरॉन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। बताओ दोनों अलग चीज है कि दोनों सेम चीज है, दोनों अलग चीज है। इसका मतलब है पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत है, खोजना है, एगो आंसर मिल गया। दूसरा कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं, और मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र हम उसको कहते हैं जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। जैसे हमारा किडनी एक उत्सर्जी अंग है, हमारा स्किन भी उत्सर्जी अंग है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र एक वृक्क के किडनी के रूप में, एक जोड़ा के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। मूत्रवाहिनी होता है मेरे भाई, वो भी, उससे भी मूत्र बाहर निकलता है। और एक मूत्राशय हो गया, एक मूत्रमार्ग हो गया, ये सब के सब हमारे होंगे। तो वृक्क का जोड़ा होता है, इसलिए युग्म बोला है। मूत्रवाहिनी का जोड़ा होता है दोनों साइड से, जिसको यूरेटर कहते हैं, ये भी युग्म में होता है। लेकिन एक ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक ही मूत्राशय होता है, एक ही मूत्राशय की थैली होती है, और एक ही मूत्राशय का मूत्रमार्ग होता है। इसका मतलब ये भी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। इस बात को ध्यान रखें, स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में जो किडनी की अगर बात करते हैं, वृक्क की अगर बात करते हैं, उसके आरंभिक निस्यंदन लगभग कितना होता है मेरे भाई, एक दिन में 180 लीटर। आप समझ लीजिए 180 लीटर प्रतिदिन होता है, इतना वो छान सकता है। किडनी का फंक्शन देखिए मेरे भाई। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी सही है, ये दोनों बायोलॉजिकली सही है, ये गलत था। जब गलत था तो यही आंसर करिए। आगे चलते हैं, अगला ये तो वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जो हम लोग क्लाइनर फिल्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्लाइनर फिल्टर में क्या होगा, एक एक्स एक्स्ट्रा जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे एक्स क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा जाने के बाद एक्स एक्स वाई हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, 47 क्रोमोजोम हो जाएगा। 47 क्रोमोजोम कहने का मतलब है कि 44 प्लस एक्स एक्स की हम बात करते हैं। 47 क्रोमोजोम कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई, कि 40 इसमें कितने क्रोमोजोम होंगे, तो क्लाइनोफिल्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें 47 क्रोमोजोम आ जाता है। इसमें कितने क्रोमोजोम बन जाते हैं, तो कहेंगे 47 क्रोमोजोम बन जाते हैं। और 47 क्रोमोजोम कहने का मतलब है कि 44 तो होगा ही होगा, इसमें प्लस कर दीजिए एक्स एक्स वाई कर दीजिए, तो 44 3 मिलकर के कितना हो गया, 47 न होगा जी। 44 3 मिलकर कितना, 47 होगा। एक एक्स एक्स्ट्रा जाता है,
इसीलिए यहां पर एक्स एक्स वाई हो जाएगा। इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, आगे चलते हैं। पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद, प्लांट की बात कर रहा है, एनिमल में मत घुसा देना। यहां पर पौधे द्वारा कह रहा है, कई बार पढ़ते पढ़ते आदमी कुछ और सोच लेता है। पौधे द्वारा उत्पादित उत्सर्जी पदा उत्पाद की बात, अच्छा प्लांट उत्पाद कर रहा है उत्सर्जी रूप में। अब कह रहा है कि मेरे भाई बताइए कि पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः शोषण किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, यानी अगर मेरे भाई अगर उसको हम लोग लेते हैं जो प्लांट ने उत्सर्जित किया, अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक हो जाता है। एक बात बताइए, प्लांट में हम सभी लोग जानते हैं श्वसन की क्रिया होती है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में कैसी क्रिया होती है? प्लांट में श्वसन की क्रिया होती है। और प्लांट में जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन क्रिया में ये क्या करता है मेरे भाई? तो प्लांट फिर ऑक्सीजन लेगा और क्या इससे छोड़ेगा? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम लोग लेते हैं, मनुष्य अगर लेता है तो उसके लिए हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? तो हानिकारक हो जाएगा। ये मनुष्य के लिए क्या होगा मेरे भाई? तो हानिकारक हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, मनुष्य के लिए हानिकारक होगा, और यह एक उत्सर्जी उत्पाद के रूप में ये हमारा है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे, आंसर करेंगे सी हो जाएगा। तो जब प्लांट हमारा क्या श्वसन की क्रिया करता है तो उस समय ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तब ऑक्सीजन छोड़ता है। बात को ध्यान रखना। और अगर आप देखते हो राल और राल की बात करते हैं, इसको रेजिन्स कहते हैं, और गोल जिसकी गोंद होता है, ये प्लांट में क्या होता है? स्टोर्ड रहता है, ये उसमें जमा होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर नहीं, ये उसमें जमा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। गोंद की बात करते हैं, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन ये सब उसके अंदर स्टोर्ड होता है। इस बात को ध्यान रखना। मानव के लिए, हमारे लिए जो अंतः श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में बोला गया है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लोग ले सकते हैं, हमारे लिए हानिकारक होगा। आगे चलते हैं। अगला, अस्थमा किसके कारण होता है मेरे भाई? अस्थमा में क्या होता है? दम्मा, जिसको आप कहते हैं सांस लेने में परेशानी होती है। फेफड़े में मास्ट कोशिकाएं की एलर्जी अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। गटेशन क्या है? तो मेरे भाई प्लांट वगैरह में देखते होंगे, जब ठंड वगैरह के दिन में देखते होंगे प्लांट वगैरह में, उसके टिप से, किनारे से, प्लांट की जो पत्तियां होती है उसके टिप से बूंद बूंद पानी टपकने लगता है, उसको गटेशन कहते हैं। तो मेरे भाई जिस कॉर्नर से पानी नीचे गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइडाथॉड के नाम से हम लोग जानते हैं, और वो प्लांट की पत्ती से होता है, खास करके रात में, नहीं तो आपको सुबह सुबह देखने को मिलता है। तो आप सीधा कहेंगे गटेशन ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जो कि प्लांट के जो हाइडाथॉड जो टिप वगैरह होते हैं उसके द्वारा पौधे से जल की हानि होती है, ध्यान रखेंगे। एस्टोमेटा वगैरह के बारे में कितनी बार पढ़ चुके हैं। अगला, चेचक एक कैसा डिजीज है? तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जब हम चेचक की बात करते हैं, ये वायरल डिजीज है, आप सभी लोग जानते होंगे इसको वायरल डिजीज कहते हैं। लेकिन किस वायरस से होगा? चेचक कहने का मतलब यहां पर मेरे भाई अगर देखेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे कि जो चेचक है, यहां पर चिकन पॉक्स की बात कर लीजिए। इसकी बात कर लेते हैं, इसको चिकन पॉक्स कह देते हैं। अब ये जो चिकन पॉक्स हमारा है तो ये किससे होगा? तो वेरिसेलिया जोस्टर से होता है। ये किससे होगा? तो आपको ध्यान रखना, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर चेचक किसी को हो गया तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ये वायरल इंफेक्शन है और एक दूसरे में फैल भी जाता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर ही करना था तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। हर्पीज वायरस हमारा होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से क्या होता है? चेहरे वगैरह पे दाना दाना निकल जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं। वेस्टनिल भी क्या? तो कहेंगे वायरस ही हमारा है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उत्तक है? तो जटिल में तो हम लोग जाइलम और फ्लेम पढ़ते हैं, इसमें सोचना क्या है? जटिल में जाइलम और फ्लेम पढ़ते हैं तो जटिल में जाइलम हो जाएगा। कोलेन का हमारा सरल अस्थायी उत्तक होगा, नहीं होगा। यहाँ पर दृढ़ कोशिकाएं कहने वाले स्क्रीन, यहाँ पर आपको स्क्रीन का की बात कर रहा है, ये भी दृढ़ हमारा होगा, तो ये भी सरल है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? तो सरल अस्थायी उत्तक है, जबकि ये जटिल हमारा होता है। वैक्सीन क्या है? तो मेरे भाई वैक्सीन यहां पर उपचारित जीवाणु या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन की बात करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को वैक्सीन कहते हैं। उसी से हमारा वैक्सीन तैयार होता है। आगे अगला मेरे भाई मिलान करना है। यहां पर बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बोला गया है।
आपको मिलान करना है कौन सा सही है मेरे भाई। फॉर्मिक एसिड तो हम लोग जानते हैं कि चींटी के डंक में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जिसमें सोडा वाटर में होता है, जो दुर्बल अम्ल के रूप में कार्बोनिक एसिड होता है। उसके बाद कहता है मेरे भाई यहां पर लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज हमारा डाइसेक्राइड है, ये कोई मोनोसेक्राइड नहीं है, डाइसेक्राइड है, लैक्टोज है। ये खट्टे दूध में नहीं, खट्टे दूध की अगर बात करें उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टोज है मेरे भाई। ये मिलान नहीं है, ये इसका मिलान नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। खट्टा दूध नहीं, दूध होता तो सही होता, या खट्टा दूध बोल दिया इसलिए। खट्टा दूध में क्या होगा, कहेंगे लैक्टिक एसिड होता है। यहां पर लैक्टिक एसिड होता तो सही होता, यहां लैक्टोज कह दिया इसलिए गलत है। गलत है तो यही आंसर करिए, लैक्टोज दूध में होता है। आगे चलते हैं। क्रोमेटिन क्या, तो मेरे भाई जालीनुमा संरचना होता है क्रोमेटिन का। आपने देखा होगा क्रोमेटिन एक होता है क्रोमेटिन, और एक तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा क्या होता है, कहेंगे क्रोमेटिन होता है। एक तो हमारा क्रोमेटिन होता है, और दूसरा हमारा कैसा होता है कि एक को क्रोमेटिन कहते हैं तो दूसरे को क्रोमोजोम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अगर क्रोमेटिन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, और आप देखे होंगे ये जालीनुमा संरचना में ऐसा होता है उसके अंदर, इसी को क्रोमेटिन कहा जाता है, जो कि इधर उधर उलझा हुआ रहता है। पतली पतली धागा नुमा संरचना आपस में उलझा हुआ रहता है। लेकिन अगर क्रोमोजोम को अगर देखना चाहेंगे तो ये क्रोमोजोम आपको कुछ इस तरीके से आपको देखिएगा। क्रोमोजोम अगर दिखेगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। तो मेरे में दोनों में अंतर है, लेकिन अगर क्रोमेटिन की बात करते हैं ये किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन का जो निर्माण होता है ये याद रखिएगा। तो क्रोमेटिन का निर्माण किससे होता है, तो कि इसमें डीएनए भी होता है। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, डीएनए आरएनए दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसके बाद प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन सब इसमें होता है। मेरे भाई समझेंगे यहां पर हिस्टोन प्रोटीन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा कहते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए कौन सा। अच्छा सही नहीं है, सभी हरे पेड़ पौधे हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाई उत्पादक तो होंगे, प्रोड्यूसर तो होंगे। हरे पेड़ पौधे तो होते हैं, नील हरित शैवाल इसलिए होंगे क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए मेरे भाई ये उत्पादक के श्रेणी में आएगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये सब के सब स्वपोषी हैं, अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए वो हमारा फोटोसिंथेसिस का भोजन बनाता है, इसलिए वो उत्पाद की श्रेणी में आता है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से बनाता, जो कि गलत है। हरे पौधे अगर अपना भोजन बनाता है अकार्बनिक यौगिक से बनाता है मेरे भाई। ये किसका मदद से बनाता है, कहेंगे अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, अकार्बनिक यौगिक से बनाता। और अकार्बनिक यौगिक की अगर बात करते हैं, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसी में जल की मात्रा है, इसी में हम कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, सूरज की प्रकाश की बात करते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। सूरज की प्रकाश की हम बात करते हैं। तो अगर प्लांट अगर भोजन अपना भोजन खुद बनाता है तो वो अकार्बनिक पदार्थ से बनाता है, और अकार्बनिक पदार्थ में ये सब शामिल है। कार्बनिक पदार्थ से भोजन नहीं बनाता, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर करेंगे। उत्पादक मेरे भाई जिसको हरे पेड़ पौधे भी कह सकते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते, बिल्कुल बनाते, और कार्बनिक यौगिक से बनाते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई शक ही नहीं है। गलत खोज रहा था, आंसर करेंगे भी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मनुष्य में ताप नियंत्रण का केंद्र जो होता है वो किसको मानते हैं। मेरे भाई ताप नियंत्रण का केंद्र किसको मानते हैं, तो सेरिबेलम दे रखा, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस मानिए, चूंकि यही क्या करता है, हाइपोथैलेमस मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर ताप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप ये कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठंडा गर्म, या फिर आप ये कह सकते हैं जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट हमारा होता है, ये क्या करता है, भूख प्रेम घृणा इन सबको भी कंट्रोल करता है, उसी तरह से टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर में जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता, जिसमें विकास नहीं होता है, जड़ तना और पत्ती तीनों का विकास नहीं होता है। कह रहा किसके किसमें पौधे के शरीर को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है। फ्यूनिडिया और कारा की बात करते हैं मेरे में। फ्यूनिडिया तो ब्रैफाइट्स है, और ये कारा क्या, तो किंग प्रकार का शैवाल है। ये क्या है, तो कहेंगे कारा जो है एक प्रकार का शैवाल है, और अगर ये शैवाल हो गया तो इसको थैलोफाइटा कहते हैं। इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। और जो थैलोफाइटा कारा होगा, याद रखना मेरे भाई, इसमें विभेदित शरीर नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, इसमें जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता है। इसमें जड़ की बात कर लेते हैं, तना की बात कर लेते हैं, और पत्ती की बात, जड़ तना और पत्ती की बात कर लेते हैं। जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता है।
इसका विकास नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखें। जड़ तना पत्ती का विकास मेरे भाई किस में होगा? तो मर्सिलिया में होगा, फर्न में होगा। फर्न और मर्सिलिया ये दोनों जो हमारा आता है, ये दोनों के दोनों टेरिडोफाइट्स। ये क्या है? तो कहेंगे इसको हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। और टेरिडोफाइट्स मेरे भाई जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। ये जमीन पर फैलने वाला पौधा है, ये जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। और इसमें जाइलम फ्लेम होता है, जबकि सब में नहीं होता है। और फ्यूनेडिया की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये फ्यूनेडिया जो हमारा होता है ये क्या है? तो कहेंगे ये ब्रायोफाइट्स है। ये क्या है? तो ब्रायोफाइट्स है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें भी जड़ तना पत्ती का विकास की अगर बात करते हैं, इसमें होता है। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, सॉरी, जड़ तना पत्ती का विकास इसमें भी नहीं होता और हमारा इसमें भी नहीं होता। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में लगभग नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स की बात करता है, थैलोफाइट्स की करता है, दोनों में नहीं होता है। जबकि मेरे भाई अगर हम मर्सिलिया की बात करते हैं, फर्न की बात करते हैं, ये सब हमारे क्या है? तो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स होते हैं। और ये जमीन पर फैलता है और इसमें जड़ तना पत्ती का विकास हो जाता है। जड़ तना और पत्ती, जड़ तना और पत्ती का इसमें विकास होता है। जड़ तना और पत्ती का इसमें विकास होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें जाइलम फ्लेम होगा, जबकि इन दोनों में जाइलम फ्लेम नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें विभेदित शरीर विभेदित किया जा सकता है, जिसमें ये चीज पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जिसको जड़ तना और पत्ती के बारे में पता चल जाता है कि उसमें है। पादप में अपशिष्ट उत्सर्जन के उत्सर्जन की प्रक्रिया इनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेरे भाई पादप की अगर बात कर रहा है, यहां पर प्लांट की बात कर रहा है। और प्लांट में किसकी बात कर रहा है? तो प्लांट में आपसे अपशिष्ट उत्सर्जन की बात कर रहा है और अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया की बात कर रहा है क्वेश्चंस की में। तो यहां पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि क्या होगा हमारा, इसमें से कौन सा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट जो कि गलत है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न थोड़ी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकाश संश्लेषण में लेता है, उत्पन्न थोड़ी होता है, ये गलत है। दूसरी बात, कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद राल और रेजेंस के रूप में संचित होता है। बिल्कुल मेरे भाई, राल और रेजेंस के रूप में संचित होता है, ये सही है, जिसको गोंद वगैरह कहते थे। पादप में अतिरिक्त जल को हस्तांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। एक्सेसिव वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपैरेशन। अगर ये ट्रांसपैरेशन होगा तो ये अपशिष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो वाष्पोत्सर्जित हमारा हो जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? एक तो सही है, पादप में अतिरिक्त जल को हस्तांतरण द्वारा, हस्तांतरण लिखा इसलिए गलत हो जाएगा, हस्तांतरण द्वारा नहीं, यहां पर हम लोग कहते हैं, यहां पर ट्रांसपैरेशन की बात कर रहे हैं। पादप में अतिरिक्त जल को हस्तांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। हस्तांतरण, वाष्पोत्सर्जन बेहतर होना चाहिए था। ट्रांसपैरेशन भी आप कह सकते हैं। एक्सेस वाटर एज, अच्छा एक्सेस वाटर की बात कर रहा है। इसको एक बार आप देखिएगा इस क्वेश्चन के। मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि मेरे भाई कि दूसरा भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से सही है, तो ये तो सही, ये तो सही है ही, और ये गलत हो गया। और इसमें ये भी सही होने की संभावना है कि पादप में अगर अतिरिक्त जल को अगर बाहर करना है तो उसमें मेरे पास स्थानांतरण कहने वाला ट्रांसपैरेशन की बात करता है, और ट्रांसपैरेशन के द्वारा भी तो वो निकाल दिया जाता है। ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होने चाहिए, आंसर्स आपका उपयुक्त में से एक से अधिक डी आप लगा सकते हो, डी आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े एक युवक, सामने से तेज गति से रेलगाड़ी जाएगी, तो वहां गति ज्यादा है ट्रेन का तो दाब कम हो जाएगा, और दाब कम गति ज्यादा, बर्नौली की एप्लीकेशन अप्लीकेबल होंगे, बर्नौली क्वेश्चन लगेगा। दाब कम गति ज्यादा, गति ज्यादा होगा दाब कम होगा, हमेशा याद रखना। आदमी खिंचा जाएगा उधर, तो मेरे भाई क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा नहीं,
वो गाड़ी की तरफ गिर जाएगा, इसलिए जब गाड़ी ट्रेन आती है तो उससे दूर खड़ा रहना चाहिए। चलो इसमें बताइए किसमें हमारा sp हाइब्रिडेशंस है मेरे भाई। अगर sp हाइब्रिडेशंस की अगर बात करते हैं तो sp आपको ध्यान रखना है, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसके आपको हाइब्रिडेशंस आपको बताना है, इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको बताने हैं क्या होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि हाइब्रिडेशंस निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लेता है भाग, इसमें कोई पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ मेरे भाई नंबर ऑफ लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। नंबर ऑफ लोन पेयर की हम बात करते हैं, ये वो तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके से इसको निकाला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी हम लोग काउंट करते हैं इसमें। अब बताइए मेरे भाई, इसमें तो केवल सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं कि लोन पेयर वगैरह होगा, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4, जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, तो 4 को सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर तो इसमें 0 है, ये तो 0 हो गया, कुल मिलाकर के ये 4 हुआ, तो इसको कहेंगे S, 1 S 3 P हो जाएगा, 3 P 1 S यानी 3 1 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये कैसा है, तो कहेंगे ये हमारा sp नहीं होगा, ये sp3 हो जाएगा, इसको चेक करना है। ये मेरे भाई मीथेन था तो ये इथेन है, मीथेन था तो ये इथीन है, और ये इथाइन है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, 1 कार्बन और 2 कार्बन का हमारा है, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन। अब आप किसी भी कार्बन का इसमें निकाल के देखिए, आपको यहां निकालना है, अगर इसको अगर हाइब्रिडेशन अगर निकालता है, इसका अगर निकालते तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस पर देखना, इधर उधर गिनती नहीं करने लगा, सब गिनती नहीं कर देना, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसी पर बताइए कितना है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड भी होगा, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर तो है नहीं। तो हाइब्रिडेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर sp2 लिखेंगे, तो मेरे भाई ये फिर कैसा कहेंगे, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई 1 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन। इसका अगर आप निकालते हैं, चाहे आप इस हाइड्रोजन का निकालिए कि चाहे आप उस हाइड्रोजन का निकालिए, सॉरी इस कार्बन का निकालिए चाहे उस कार्बन का निकालिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर इस कार्बन का निकालेंगे तो यहां भी 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा, 2 पाई हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड तो भाग लेता नहीं है, यहाँ 1 सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, इसमें 2 ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन मेरे भाई कितना कहेंगे, इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ये sp हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, तो ये sp हो जाएगा। 1 S 2 P, चूंकि 2 ही हमारा था, 2 ही सिग्मा बॉन्ड भाग लिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलिफोर्नियम जो मेरे भाई एक्टिनाइड्स में आता है, इस बात को ध्यान रखना, एलिमेंट्स का नाम है। आगे चलते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में संचित होने वाला संधि शोध कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वही जाकर के आगे चल करके गठिया में परिवर्तित, जो जोड़ों का दर्द होता है वहां जमा हो जाता है क्रिस्टल के रूप में, और आप हाथ पैर मोड़ोगे तो भयानक दर्द होता है, तो वही लिखा हुआ है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो संचित हो जाते हैं, और ऐसा हो जाने से बताइए कौन सा बीमारी होती है, तो कहेंगे गठिया होता है, गॉट डिजीज होता है। गठिया क्या है, गॉट डिजीज को ही गठिया कहते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा सॉल्ट पीटर हमारा यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, प्रेरण कुंडली उत्पन्न होती उच्च विभव पर मेरे भाई निम्न धारा, अगर धारा निम्न है तो विभव उच्च होगा, धारा निम्न है तो विभव उच्च होगा, विभव अगर निम्न है तो धारा उच्च होगा, दोनों उल्टा हमारा काम करता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है एक उत्तल लेंस, कांच का एक प्रिज्म, मेरे भाई इसमें अलग अलग चीज लिया हुआ है, एक उत्तल लेंस को ले लेना है, और एक कांच के एक प्रिज्म को ले लीजिए, और एक ठोस गोलाकार कांच ले लीजिए, ठोस होना चाहिए लेकिन गोलाकार कांच होना चाहिए, लेकिन तीनों के तीनों कांचे है, सॉरी ये भी लेंस और ये तीनों ले लिए हम लोग, और कहता है कि सभी जो है वो समान प्रकाशीय माध्यम के से बने हैं। प्रकाशीय माध्यम अगर समान है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यूस दिखाते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, हमारा सेम हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, यहां पर सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो मेरे भाई विक्षेपण भी सब में सेम हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम तो हम कहेंगे डिस्पर्सन सब में सेम होगा, और विक्षेपण
सेम हो जाएगा, विक्षेपण सेम हो जाएगा। बताइए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में तो लगता है जब 5 ऑप्शन बनाया जा रहा था तो उसमें गलत तरीके से बना दिया गया है। विक्षेपण क्षमता सर्वाधिक बोला गया है, तो एक से अधिक कैसे हो सकता है? सर्वाधिक मतलब कोई एक ही तो होता है। ये इसके ऑप्शंस मेरे भाई गलत बनाए गए हैं। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ना वो आपके गलत हैं, इसके ऑप्शंस ही आपके रॉन्ग दिए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना। और सभी समान होंगे, सब में समान होगा तो हम लोग आंसर करेंगे उपयुक्त में से ई के साथ आप जाइए। किसी एक को कैसे आप कह सकते हैं? तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये 5 क्वेश्चन वाला जो ऑप्शंस बनता है ना हमारे यहाँ स्टाफ लोग बनाता है, और जब जो कंटेंट टीम है वो लोग बनाता है, तो उसमें से जो 5वां ऑप्शन चौथा ऑप्शन को वो समझ में नहीं आ पाता है तो कुछ और लिख करके छोड़ देता है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में चौथा 5वां ऑप्शन में हमेशा कंट्राडिक्शन रहता है इस तरीके से। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। बाद बाकी आज की जो क्लासेस हैं हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर कल से। तो आपकी सारी क्लासेस चलेगी, तो कल से आप सभी लोग जुड़िए। और एक बात कहना चाह रहे थे, जिन भी बच्चे को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की क्लासेस पढ़नी है, आपको लगता है कि कम समय में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमको खत्म करना है, तो आप कल से आप जुड़िए मेरे साथ सुबह के 10 बजे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। एनसीईआरटी 9th क्लास की एनसीईआरटी थ्योरी की क्लासेस हमने शुरू किया है, उसमें जो भी एग्जांपल्स दे रखे होंगे उसको भी हम कराएंगे उसमें। और ये क्लासेस कर लेने से क्या होगा कि 9th-10th आप घर बैठे 9th-10th की एनसीईआरटी बुक खरीद के लाइए और उसको पढ़िएगा। हम पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़िएगा उतना ही पढ़ना जितना हम बताएंगे, सब लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा मेरे साथ। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 6 to 8 9th-10th का साइंस दिखेगा, और उसमें हम लोग 9th-10th के साइंस पर मेन फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लासेस में कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, इतने देर तक आप लोग लगातार लाइव रहे। तो हम लोग मिलते हैं कल अपने क्लासेस में, और याद रखिएगा कल शाम में 7 बजे से आपका डिस्कशन होगा। डिस्कशन 7 बजे से होगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में कोई अगर बच जाता है तो वो करा देंगे, नहीं तो मैराथन की क्लासेस हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।